हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे यूजीसी एनटीए नेट के पाठ्यक्रम से आधारित, जिसके इकाई 4 में हम वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। आज बातचीत करेंगे गांधीवादी दर्शन, अम्बेडकरवादी दर्शन और लोहियावादी दर्शन पर, जो कि एक तरीके से यूजीसी एनटीए नेट हिंदी साहित्य विषय में नए टॉपिक्स के रूप में है। अब सवाल उठता है कि इसे पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप देखेंगे दौर रहा है उससे काफ़ी प्रभावित रहा है। इसे गांधीवादी युग भी कहा जाता है। इसी तरह से अंबेडकर का भी प्रभाव हिंदी साहित्य पर रहा है, वो चाहे प्रेमचंद की रचनाओं में आप देख लें या फिर दलित विमर्श से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं सब अंबेडकर के विचारधारा और उनके दर्शन पर आधारित हैं। और लोहिया का विचार भी महत्वपूर्ण है। तो इन तीनों विचारकों को एक साथ हम पढ़ेंगे, इनके दर्शनों को एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासतौर से जो बच्चे यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं। और उम्मीद है कि ये उनके लिए काफ़ी लाभदायक भी होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा आप लोग। पहले पॉइंट्स पर अगर बात करें तो गांधीवाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर असर डालने वाली सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण आदि के विचार इसमें शामिल किए जाते हैं। तो जो गांधीवादी दर्शन है वो मात्र गांधी के विचारों का समूह नहीं है, बल्कि उसमें विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण इत्यादि के विचार भी शामिल किए जाते हैं। इन कुछ प्रमुख विचारकों को मिलाकर गांधीवाद का स्वरूप विकसित होता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें गांधी के विचार ही शामिल हैं। गांधी ने हिंद स्वराज में अपने विचारों का व्यवस्थित रूप से उसको प्रस्तुत किया है। बाकी स्थानों पर उनका लेखन कुछ बिखरा सा हुआ है। उनके विचारों पर ईसा मसीह, जैन दर्शन, जॉन रस्किन आदि का पर्याप्त प्रभाव है और इसे उन्होंने खुलकर स्वीकार भी किया है और माना भी है। गांधीवादी विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं अगर टॉपिक वाइज बात किया जाए तो, जिसमें कि पहला पॉइंट है कि पश्चिमी विचारधाराओं का विरोध। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता तथा पश्चिमी विचारधाराओं को प्रायः अस्वीकार करते हैं। उनके समय में सोवियत संघ में समाजवादी प्रणाली चल रही थी। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो भी इसमें बातचीत की जाएगी वो करीब था। मैं शुरू में उनके जीवन परिचय इत्यादि पर उतना डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि इसे सारे लोग परिचित हैं। बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि जल्दीबाजी में अगर किसी से पूछा जाता है कि गांधी का जन्म कब हुआ था तो 1869 की जगह पर 1969 बोल दिया जाता है। बस यही ध्यान में रखना। और 2 अक्टूबर तो सबके दिलों में बसा हुआ है, तो ज़्यादा उनके जीवन परिचय को लेकर डिस्कशन करना मैं यहाँ पर उचित नहीं समझा। बाकी जो मेन टॉपिक था उनके दर्शन पर हमको बात करना है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से जो गांधी के समय में घटित घटनाएं थीं उन्हीं का यहाँ पर ज़्यादा जिक्र होगा। बाद में आगे चलकर उनके सिद्धांतों का प्रभाव क्या पड़ा उस पर भी चर्चा होगी। तो यहाँ पर बताने की कोशिश ये की जा रही है कि गांधी जी जो पश्चिमी सभ्यता थी और पश्चिमी विचारधाराएं थीं उनको अस्वीकार करते थे, नहीं मानते थे। उनके समय में सोवियत संघ, जो कि रूस के नाम से पहले अब जाना जा रहा है, उसमें कई अलग अलग देश भी बन गए हैं, वहाँ पर समाजवादी प्रणाली चल रही थी, किंतु उन्होंने उसे खारिज कर दिया। एक तो वह हिंसा पर आधारित थी, दूसरी तानाशाही पर। ठीक है, 2 कारणों की वजह से वो नहीं इसको स्वीकार कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि अहिंसा और सत्य ये गांधी के 2 हथियार थे। तो एक तरफ क्या है हिंसा, दूसरी तरफ तानाशाही के कारण उसने राज्य को इतनी शक्ति प्रदान कर दी थी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई थी। तो आज वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों। तो यहाँ पर पहले पॉइंट्स में ये बताया गया कि वो पश्चिमी विचारधाराओं का कैसे विरोध कर रहे थे। दूसरा पॉइंट है कि उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में प्रचलित पूंजीवादी व्यवस्था, यहाँ पर हमने बात की समाज और पूंजीवादी व्यवस्था को अनुचित बताया, क्योंकि वह मनुष्य की आवश्यकताओं को कम करने की बजाय उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाती है, जिससे समाज में अशांति फैलती है और प्रकृति का शोषण होता है। उनका स्पष्ट मानना था कि हमें प्रकृति का उतना ही दोहन करना चाहिए जिससे कि हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाएं।
उससे अधिक नहीं। उनका इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध कोटेशन भी है महात्मा गांधी का कि प्रकृति सभी मनुष्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है पर लालच को नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से हो सकता है कि पूछ लिया जाए, क्योंकि इन तीनों महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों की विचारधाराओं को, उनके दर्शनों को पढ़ना है तो ये आप पॉइंट अपने ध्यान में रखिए कि प्रकृति के संदर्भ में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। अगला पॉइंट है कि वे औद्योगिक प्रणाली, अभी तक आपने देखा समाजवादी प्रणाली थी जो, या फिर पूंजीवादी व्यवस्था थी, उसका विरोध कर रहे थे। यहाँ पर औद्योगिक प्रणाली का भी समर्थन नहीं करते थे। ये तीसरा पॉइंट है, नोट करते जाइए, क्योंकि भारत जैसे देशों में बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है तथा वह केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। ठीक। अगला पॉइंट है, उन्होंने तकनीक को ज़्यादा महत्व दिए जाने का भी विरोध किया। हालांकि अपने अंतिम समय में वे तकनीक के उतने विरोधी नहीं रहे। वे मानने लगे थे कि जो तकनीकें बेरोजगारी को नहीं बढ़ाती हैं उन्हें स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। तो एक तरीके से अगर वर्तमान समय में महात्मा गांधी होते तो वो भी मोबाइल, लैपटॉप या फिर जितनी भी इस समय ज़रूरत की चीज़ें हैं उनसे भी दूर नहीं रह पाते, प्रयोग ज़रूर करते। अब हम लोगों की पीढ़ी ऐसी है कि जो महात्मा गांधी को केवल फ़ोटोज़ में और हम वहाँ के अभी स्टूडेंट्स भी थे वहाँ, तो देखने में लगा कि अन्ना को देखने से लगा कि ये गांधी के दूसरे रूप हैं, लेकिन फिर ये साबित हुआ कि हर व्यक्ति गांधी नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि बहुत सारी चीज़ों का गांधी ने विरोध किया, लेकिन कुछ चीज़ें थीं जिनको कि आवश्यक मानकर उन्होंने स्वीकार करने की भी बात कही है। जैसा कि मैंने तकनीकी के मामले में इस बात को कहा है। अगर उनके राजनीतिक विचारों को देखा जाए, राजनीतिक विचार का जो पहला पॉइंट है कि राजनीतिक व्यवस्था के स्तर पर महात्मा गांधी सोवियत संघ की तानाशाही के भी विरोधी थे और जर्मनी और इटली में नाजीवादी, फांसीवादी के नाम पर चल रहे अधिनायकवादी या तानाशाही मूलक शासन तंत्र के भी खिलाफ थे। अब देख रहे हैं कि जितने भी शासन तंत्र हैं सबके खिलाफ थे, क्योंकि वे सभी व्यवस्थाएं व्यक्ति की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाती थीं। तो एक बात तो क्लियर होकर आ रही है कि गांधी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज़्यादा जोर देते थे। तो इस चीज़ को आप अपने की पॉइंट्स में नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इंग्लैंड और अमेरिका में प्रचलित उदार लोकतंत्र भी उन्हें अस्वीकार था, क्योंकि उसमें 51% लोगों के समर्थन के आधार पर 49% की आवाज़ दबने की संभावना बनी रहती है। तो इसके वे विरोधी थे। अगर भारत की लोकतंत्र पर बात करें तो 30 से 31% अगर जनता जिधर समर्थन देती है तो वो सत्ता में आ जाती है। तो अगर गांधी रहते तो इस पर भी थोड़ा सा विचार करते। खैर, इस चीज़ को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है यहाँ, जो मैंने पॉइंट्स बताया इंग्लैंड और अमेरिका के बारे में। अगला पॉइंट है कि गांधी ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें समाज के सबसे कम संख्यकों के बारे में भी उन्होंने चिंता की, या फिर जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनकी चिंता करने की यहाँ पर बात कही है। उदार लोकतंत्र के प्रति उनके विरोध की दूसरी वजह यह भी थी कि इसमें सभी दल सिर्फ अपने हितों को महत्व देते, सौदेबाजी करते, और इस बात से वे उन्हें सरोकार नहीं रहता कि समाज के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश संसद को व्यंग की भाषा में मछली बाजार भी कहा था। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश संसद को व्यंग की लहजे में क्या कहा, मछली बाजार कहा, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पर समाज से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सभी जो नेता हैं या दल हैं उनको अपने हितों को ही साधना है, ठीक है, उन्हें समाज से कोई सरोकार नहीं है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर है। मछली बाज़ार का उन्होंने उदाहरण दिया, और कई बार तो मछली बाज़ार का लोक व्यवहार में भी प्रयोग किया जाता है अगर कोई चीज़ तितर बितर होती है तो चीज़ों को ध्यान में रखिए। गांधी ऐसे राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है जिसमें राज्य की शक्ति कम से कम हो, राज्य की शक्ति कम से कम हो, पहला पॉइंट। वे जानते थे कि हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग होता है, उसे आत्मिक उन्नति के लिए स्वतंत्रता की ज़रूरत होती है, स्वतंत्रता, दूसरा पॉइंट। अब राज्य की शक्तियाँ बढ़ती हैं तो राज्य ऐसे नियम थोपने का प्रयास करता है जिनसे सभी व्यक्तियों को कुछ यांत्रिक नियमों के अनुसार एक जैसा जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उन्हें अपने स्वधर्म के अनुरूप जीने का अवसर नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर स्वधर्म को भी उन्होंने महत्व दिया है कि किसी पर कोई दबाव नहीं देना चाहिए, जिस धर्म में जीने का मन करे उसमें जीना चाहिए, स्वधर्म के अनुरूप जीवन जीने का अवसर
मिलना चाहिए, उसमें ये सब संभव नहीं है। तो ये उनका क्या था, थॉट था यहाँ, इसको आप दिमाग में रख लीजिए। अगला पॉइंट है कि उनकी दृष्टि में सबसे बेहतर अवस्था वह होगी जब राज्य या राजनीतिक ढांचे की ज़रूरत खत्म हो जाए और सभी लोग आपसी समझदारी से काम चला लें। ठीक है, तो ये गांधी का मानना था। अगला पॉइंट है कि इस विचारधारा को अराजकतावाद कहा जाता है और इस बिंदु पर महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स परस्पर सहमत हैं। महात्मा गांधी जानते थे कि राज्य का निषेध करना बहुत आसान या व्यवहारिक नहीं है, इसलिए व्यवहारिक तौर पर उन्होंने ऐसे राज्य की वकालत की जो कम से कम शासन करता हो। उनका यह विचार अमेरिकी चिंतक हेनरी डेविड थोरो से प्रभावित था। तो महात्मा गांधी जो खुद दूसरे को प्रभावित करते हैं, वो कहीं न कहीं दूसरों से प्रभावित थे। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी एक ऐसी राजनीतिक संरचना चाहते थे जो अधिक से अधिक विकेंद्रित हो। ठीक है, विकेंद्रण पर उनका काफ़ी जोर था। स्थानीय स्वशासन उनकी दृष्टि में इसका सर्वश्रेष्ठ तरीका था। वे चाहते थे कि ग्रामीण पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियाँ मिलनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको संविधान में अनुच्छेदों में भी रखा गया ग्राम पंचायत को। ठीक है, अधिक से अधिक शक्तियाँ मिलनी चाहिए तथा ऊपर की शक्ति संरचना नीचे से निर्धारित होनी चाहिए। तो एक तरीके से ये समानता की तरफ जोर देने की बात महात्मा गांधी के विचारों से दिख रही है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखें। आगे चलकर जयप्रकाश नारायण तथा राम मनोहर लोहिया ने उनके इसी विचार को विस्तृत रूप प्रदान किया। भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में भी उनके इस विचार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जैसा कि मैंने अभी इसकी गांधी जी के विचार अपने समय के अधिकांश विचारकों से अलग थे। ये विचार भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और समाजवादी मूल्यों के समन्वय से बने हैं। आप देख रहे हैं, आध्यात्मिक परंपरा, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन और समाजवादी मूल्य, सोशलिस्ट वैल्यूज, दोनों के जोड़ से ये उनकी आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण महात्मा गांधी करना चाहते थे। उदाहरण के लिए वे मानते थे कि व्यक्ति को जब तक भोजन करने का अधिकार नहीं मिलता तब तक वह पर्याप्त श्रम न करे। ठीक है, देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर कि जब तक भोजन करने का अधिकार नहीं मिलता तब तक वह पर्याप्त परिश्रम न करे। वे औद्योगिक उत्पादन प्रणाली के स्थान पर ग्रामीण स्वावलंबी, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, अर्थव्यवस्था को उचित मानते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना श्रम करेगा। ग्रामीण समाज कुल उत्पादन में उसकी ज़रूरतों के अनुसार संसाधन उसे देगा तथा प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत कम होंगी। तो ये सब गांधी के विचार थे आर्थिक मामले में। गांधी जी ने मार्क्सवादियों की तरह निजी संपत्ति का विरोध नहीं किया। मतलब इन्होंने अपनी निजी संपत्ति, किसी की भी निजी संपत्ति का विरोध नहीं किया, न ही उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामित्व की वकालत की, क्योंकि इन प्रक्रियाओं में न सिर्फ अत्यधिक हिंसा शामिल होती है बल्कि राज्य की शक्तियाँ भी बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। उनका विश्वास हृदय परिवर्तन के सिद्धांत में था। ठीक है, हृदय परिवर्तन के सिद्धांत में था। उसी के अनुरूप उन्होंने न्यासिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के मुताबिक पूंजीपतियों को उनकी संपत्ति से वंचित तो नहीं किया जाएगा, किंतु पूंजीपतियों का अपना दायित्व बनता है कि वे खुद को अपनी संपदा का मालिक नहीं बल्कि न्यासी समझें, अपनी ज़रूरत भर उपयोग या कल्याण में लगाएं। तो एक तरीके से इन्होंने न्यासिता के सिद्धांत को पर जोर दिया। उन्होंने किसी की निजी संपत्ति पर कोई प्रतिबंध लगाने का या विरोध करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उनका मानना था कि अगर कोई पूंजीपति चाहता है कि अगर उसकी ज़रूरतें पूरी हो गई और जो भी शेष चीज़ें बच रही हैं उसका सारा धन समाज के वंचित जो तबका है उसके कल्याण में लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला पॉइंट है, गांधी जी के समाज संबंधी विचार भी भारतीय राजनीति में काफ़ी चर्चित रहे। वे धर्म को अत्यधिक महत्व देते थे और धर्मनिरपेक्षता के विचार से ही असहमत थे। उनका मानना था कि धर्म तो संपूर्ण नैतिकता का आधार है, यदि हम उससे निरपेक्ष हो जाएंगे तो नैतिकता कैसे बचेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म विहीन राजनीति तथा धर्म विहीन अर्थव्यवस्था मृत देह के समान है। देखिए, इतना दूर तक हो सकता है पूछ लिया जाए कि किसका मानना था कि धर्म विहीन राजनीति तथा धर्म विहीन अर्थव्यवस्था मृत देह के समान है, जिन्हें जला दिया जाना चाहिए। वे मानते थे कि भारत के लिए धर्म निरपेक्षता नहीं, सर्वधर्म समभाव की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी समस्या धर्म नहीं सांप्रदायिकता है।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर। गांधी जी ने कहा था, अगर सामाजिक विचार पर बात करें उनके, तो आप देख सकते हैं सामाजिक विचार के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, पहला तो है कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक और उसे प्राकृतिक मानते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। देखिए, कुछ विचार जो हैं कि वर्तमान समय में थोड़ा सा तार्किक नहीं लगेंगे, ठीक है, तो अनुसार इनके विचार वहाँ से आए हैं, ठीक है। हो सकता है कि बाद में वो अपने को चेंज भी करते, ठीक। तो पहले जो चीज़ है उसको क्लियर हम यहाँ पर देखते हैं। वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और वे प्राकृतिक उसे मानते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की एक आदर्श प्रणाली है। डॉक्टर अंबेडकर के मन में उनके इस विचार के प्रति ज़बरदस्त विरोध था। जैसा कि मैं अभी चर्चा कर रहा था, अंबेडकर ने इस पर सवाल उठाया कि गांधी जी, जो बात आप कर रहे हैं ये सही नहीं है। ध्यातव्य है कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक होकर भी अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरोधी थे। वे विभिन्न जातियों के सामूहिक भोजों तथा अंतर्जातीय विवाहों का समर्थन करते थे, ताकि जाति व्यवस्था हिंदू समाज से खत्म हो। तो कुछ उनके अच्छे काम भी थे, कुछ एक पॉइंट्स जो कि उन पर क्वेश्चन मार्क करते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसीलिए जो लोग दिल्ली या JNU में पढ़ाई करते होंगे, वो एक अस्मिता थिएटर नाम की एक नाट्य मंडली है, उसका नाम सुने होंगे। तो वो हमेशा गांधी वर्सेज अंबेडकर के ऊपर एक प्ले करती है, एक नाटक करती है, कई बार लोगों ने देखा भी होगा। तो उसमें गांधी और अंबेडकर के जो अंतर्विरोध रहे हैं उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। और जैसे ही नाटक ख़त्म होता है तो आप जानते हैं कि पात्रों का एक बार परिचय होता है कि फ़लाँ फ़लाँ किस चीज़ का रोल किया था। तो पूरे नाटक को जब मैंने देखा, वहाँ पर अंत में कुछ सवाल करने की बारी आई। तो नाटक को देखने के बाद, जैसा कि नाटक में था कि गांधी और अंबेडकर के बीच में हमेशा अंतर्विरोध है कुछ मुद्दों को लेकर, लेकिन मंच पे भी गांधी और अंबेडकर दूर दूर खड़े थे। तो मैंने उस निर्देशक से एक सवाल मैंने पूछा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि विचारकों में हमेशा कुछ कुछ मतभेद रहता है, जो कि डिबेट के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि गांधी जी परिवार व्यवस्था के समर्थक थे। शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा और उनके विचारों का सार तत्व थी। उनका मानना था कि बच्चों को कोरी सैद्धांतिक शिक्षा देने के स्थान पर उनमें उचित मूल्यों, दक्षताओं के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा राष्ट्र भाषा में ही होनी चाहिए, विदेशी भाषा में नहीं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही थी, लेकिन आज कल ये इनके विचार उतने यहाँ पर प्रभावी नहीं दिखाई पड़ते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं अंबेडकर। जब गांधी को कोई पढ़ता है तो ज़रूर अंबेडकर को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सिलेबस में भी लगाया गया टॉपिक। अगर अंबेडकर के बारे में देखें तो जीवन परिचय के बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा, मुख्य जो दर्शन है उसी पर बातचीत करूँगा। अंबेडकरवाद स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उत्पन्न हुई एक प्रमुख विचारधारा थी, जिसने दलितों पर होने वाले शोषण व दमन के विरुद्ध काफ़ी उग्र तेवर अपनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें आधुनिक पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला था, उन्होंने अपने गहन तर्क और चिंतन के आधार पर एक नए सामाजिक आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसे आगे चलकर उनके समर्थकों ने अंबेडकरवाद का नाम दिया। देखिए, चाहे वो गांधी हों चाहे अंबेडकर हों, इन्होंने तो अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, लेकिन कई बार समर्थक उन्हीं विचारों का बहुत ही सकारात्मक रूप में प्रचार प्रसार करते हैं, और कई बार जितना सकारात्मक होना चाहिए उतना नहीं होता है। अंबेडकर नहीं है। अंबेडकर ने स्वयं कहा था कि दलित समुदाय को सिर्फ देश के एक अंग के रूप में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वह देश से अलग थलग पड़ा हुआ तथा वंचित अंग है। उन्होंने अपने एक भाषण में साफ तौर पर कहा था, मेरे लिए तो मेरे व्यक्तिगत हितों से ज़्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र के हित हैं। यदि दलितों के हित और राष्ट्र हित के बीच कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी तो मैं दलितों के हित को वरीयता दूंगा। तो ये कही बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कहा अंबेडकर ने, ठीक है। इसीलिए ऐसे व्यक्तित्व अभी भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। बाकी तो बहुत सारे विचारक आए और गए, बहुत सारे नेता आए और गए, लेकिन क्या कारण है कि हमें गांधीवाद, अंबेडकरवाद, लोहिया, इन सभी को पढ़ना पड़ रहा है।
अगला पॉइंट है, अंबेडकरवाद के अनुसार जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह खात्मा किए बिना हम समानता का आदर्श नहीं पा सकते। जाति के खत्म होने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि सभी जातियों के लोग समाज में एक साथ उठने बैठने लगें। जब तक जाति की धारणा आम आदमी के दिमाग में पूर्णतः विलुप्त और नष्ट नहीं होगी, तब तक समस्या का समुचित समाधान नहीं हो सकेगा। अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था का संबंध हिंदू समाज की धार्मिक मान्यताओं से है, क्योंकि हिंदुओं के कई धार्मिक ग्रंथ जाति व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। इसलिए इस जाति व्यवस्था को खत्म करने की पहली शर्त है कि हिंदुओं का सिर्फ एक प्रामाणिक धर्म ग्रंथ स्वीकार किया जाना चाहिए, जो जातिवाद जैसी गलत धारणाओं का समर्थन न करता हो। शेष सभी ग्रंथों को कानूनी तौर पर निषिद्ध कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक पदों पर सिर्फ ब्राह्मणों के आसीन होने की परंपरा का भी निषेध किया जाना। जैसे अंबेडकर ने यहाँ पर सामाजिक संरचना पर सवाल उठाया कि क्यों एक तबका या एक वर्ग ही हर चीज़ों में शामिल रहे, बल्कि ये सबको समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसी की लड़ाई वो जीवन भर लड़ते रहे। अगला पॉइंट है कि अंबेडकर ने यह भी कहा कि यदि हिंदू समाज दलितों को मानवोचित गरिमा प्रदान नहीं करता है तो दलितों को हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। स्वयं उन्होंने सन 1956 में अपनी मृत्यु से कुछ माह पूर्व अपने हजारों समर्थकों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यहीं से नव बौद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि न तो इसमें मनुष्यों के बीच भेदभाव है और न ही इस लोक से परे की किसी दूसरे लोक की झूठी या नकली कल्पनाएं नहीं हैं इसमें। ठीक है, तो एक तरीके से उन्होंने लगातार जो भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं और उनमें बातें कही गई हैं उन पर उसकी आलोचना करते रहे। अगला पॉइंट है कि अंबेडकर दलितों की ही मुक्ति की बात नहीं करते, बल्कि यह महिलाओं तथा अन्य वंचित वर्गों की मुक्ति पर भी बल देते थे। यही अंबेडकरवाद के केंद्र में भी था। किंतु मार्क्सवादियों की तरह यह नहीं मानता कि मानव समाज की मूल समस्या गरीबी या आर्थिक शोषण की है, और न ही नारीवादियों की तरह इस विचार का पक्षधर है कि मूल समस्या लिंग भेद है। इसका मानना है कि भारतीय समाज की मूल समस्या जातिगत भेदभाव की है, शेष समस्याएं उससे जुड़ी हुई हैं। तो अंबेडकरवाद के जो केंद्र में मूल समस्या क्या है? जातिगत भेदभाव। अगले पॉइंट पे बात करें तो वर्तमान भारतीय राजनीति में अंबेडकरवाद का प्रभाव काफ़ी जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन था, जिसकी सीमाओं को देखते हुए सन 1981 में उन्होंने DS4 अर्थात दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया। 1984 में DS4 को ही भंग करके बहुजन समाज पार्टी बनी, जिसका निर्माण किया गया, जो वर्तमान में अंबेडकरवाद पर आधारित सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महत्वपूर्ण विचारकों के दर्शन को आधार बनाते हुए धीरे धीरे भारत में राजनीतिक पार्टियों का निर्माण होने लगा, जिसमें कि अंबेडकरवाद पर बनी पार्टी का नाम यहाँ पर बताया गया बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। महाराष्ट्र में नामदेव ढसाल द्वारा स्थापित दलित पैंथर्स पार्टी तथा हाल ही में उत्तर प्रदेश में उदित राज द्वारा स्थापित इंडियन जस्टिस पार्टी इसी विचारधारा के अन्य उदाहरण हैं। महाराष्ट्र में रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी इसी विचारधारा से प्रभावित है। तो आप देख रहे हैं कि अंबेडकर को आधार बनाकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में अलग अलग पार्टीज बन रही हैं। ठीक है, अभी एक इसमें भीम आर्मी सेना भी बन गई है। तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि लगातार अंबेडकर के विचारों को जीवित रखने के लिए और बाकी अपने हितों को साधने के लिए तमाम नई नई पार्टियां बन रही हैं। अब वो देखने वाली बात है कि कितने ये सब अंबेडकर के विचारों पर खरे उतरते हैं। मैं तीनों जो दर्शनों हैं उन पर एक तरीके से बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो गांधी के विचार हों, चाहे अंबेडकर के विचार हों, चाहे लोहिया के विचार हों। राम मनोहर लोहिया इनका पूरा नाम है। ठीक, तो इनको लोहिया लोहिया कहा जाता है। तो ध्यान में रखिए कि इनका जन्म 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नामक गांव में हुआ था, और संयोग से ये गांव जो है अंबेडकर नगर में है। तो बहुत ही संयोग की बात है
कि अभी ऊपर हमने अंबेडकर के बारे में बात किया, और लोहिया का जन्म खुद अंबेडकर नगर में, यानी कि कई बार जो जगहों के नाम रखे जाते हैं वो भी ऐतिहासिक पुरुषों के नाम पर, जो कि अपने जीवन में कुछ अच्छा काम किए उन्हीं के नाम पर होता है। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया अंबेडकर नगर के रहने वाले थे। वह भारतीय संग्राम के सेनानी, प्रखर चिंतक और समाजवादी नेता थे। इनके दर्शन चिंतन का सामाजिक विश्लेषण ही विचार पद्धति में मार्क्सवाद, भारतीय परंपरा, गांधी जी के प्रयोग तथा उनके शोध निर्देशक बर्नर सुधाई का प्रभाव दिखाई पड़ता है। सन 1967 के पूर्व सोशलिस्ट पार्टी के अनुगूंज हिंदुस्तान के राजनीतिक पटल पर थी। उसके पीछे डॉक्टर लोहिया का चिंतन, जन संघर्ष तथा कार्य के प्रति अटूट निष्ठा और ईमानदारी थी। इन्होंने न केवल समाजवाद को भारतीय चिंतन की मूल धारा से जोड़ने का प्रयास किया, बल्कि उसे मूर्त रूप देने का अथक प्रयास भी किया, जिसे कि भागीरथ प्रयास भी कहा जा सकता है। लोहिया समाजवादी कैसे बने? इन्होंने समाजवादी विचारधारा का विवेचन एशिया की विभिन्न समस्याओं को केंद्र में रखकर किया था। अपनी पुस्तक मार्क्स, गांधी तथा समस्याएं, देखिए हो सकता है कि परीक्षा में पूछा जाए कि मार्क्स, गांधी तथा समस्याएं किसकी पुस्तक है, तो राम मनोहर लोहिया की। इस पुस्तक में समाजवाद के मध्य सूत्र का काम किया, मतलब इसको दोनों का समन्वय इन्होंने किया। उन्हीं के शब्दों में गांधी तथा मार्क्स के पास सीखने के लिए बहुमूल्य कोष हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन, गांधी तथा मार्क्स के पास सीखने के लिए बहुमूल्य कोष हैं, ये लोहिया का मानना था। अगला पॉइंट है, इन्होंने मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या को अपनाया, किंतु मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। वे वर्ग संघर्ष सिद्धांत को अनावश्यक और असंगत मानते थे। उनके अनुसार मानवता दो विकल्पों के मध्य जूझती रही, वर्ग और जाति। मानवता जो है क्लास और कास्ट, इन दोनों के बीच क्या है, जूझती रही। जाति और वर्ग में सतत संघर्ष चलता रहता है। यदि जाति दक्षिणपंथी और स्थायी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है तो वर्ग सामाजिक गतिशीलता का। मानव इतिहास जाति और वर्ग के अंतर्द्वंद की कहानी है। डॉक्टर लोहिया ने रूसी साम्यवाद की तीव्र आलोचना की, जहां व्यक्तिगत स्वच्छंदता को औद्योगिक विकास के लिए कुचल दिया गया। उनकी मान्यता थी कि सत्य की विजय धूर्तता और छल छद्म से नहीं हो सकती। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बात यहाँ पर इन्होंने लिखा कि सत्य की विजय धूर्तता और छल छद्म से नहीं हो सकती। अगला पॉइंट, वे धर्म, दक्षिणपंथ तथा राजनीति को मिलाने के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक सद्भाव में तनाव और कड़वाहट पैदा होती है। एशियाई सामाजिक व्यवस्था में नौकरशाही और विशेषज्ञों के बढ़ते हुए अनुचित प्रभाव से वे चिंतित थे। ये सब लोहिया के विचार हैं, दिमाग में अपने रखते जाइए। नवीन समाजवाद को स्थापित करना सरल नहीं था। उसके लिए वह कुछ सुधारों को राष्ट्रीयकरण आदि शामिल हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके जो बिंदु हैं उसको ध्यान में रखिए कि विश्व संसद की स्थापना करना, विश्व के जीवन स्तर में सुधार लाना, उद्योगों और बैंकों का क्या करना, राष्ट्रीयकरण करना। भारत में समाजवाद स्थापित करने का उनका क्या प्रयोजन रहा है, क्या उद्देश्य रहा है, उसको देख लेते हैं। व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए उन्होंने चौखंभा योजना प्रस्तुत की। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि चौखंभा योजना किसने प्रस्तुत की थी? राम मनोहर लोहिया ने। इस योजना में उन्होंने राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया। चौखंभा योजना के अंतर्गत ग्राम, मंडल, केंद्र, इन शक्तियों का विकेंद्रीकरण का उन्होंने सुझाव दिया। ठीक है, अगला पॉइंट जो है, राम मनोहर लोहिया ने देश की मातृभाषा को प्रतिष्ठित करने के लिए भी अहम योगदान दिया। उन्होंने गरीबों एवं शोषितों को अपने अधिकारों की मांग के लिए मुखर किया। साथ ही उन्होंने पेट की समस्याओं को ही नहीं अपितु मन की समस्याओं को भी सुलझाने का प्रयास किया। मतलब जीवन यापन नहीं बल्कि जो मानसिक शांति है उसके तरफ भी उन्होंने जोर दिया। राम मनोहर लोहिया को भारतीय सभ्यता व संस्कृति के से अथाह प्रेम था। उनके संस्कारों में उसकी झलक विद्यमान थी। उनमें भारत की आध्यात्मिकता और पश्चिमी कार्य की क्षमता का मिश्रण था। उनका नारा था, मानेंगे नहीं पर मरेंगे नहीं। काफ़ी इम्पोर्टेंट, देखिए पूछा जा सकता है कि किसका कथन है, मानेंगे नहीं पर मरेंगे नहीं। वह अन्याय के विरुद्ध लड़ाई के प्रेरणा स्रोत हैं। वह पूरे जीवन में सकारात्मक बदलाव के पक्षधर थे। उनका दर्शन विश्व शांति का दर्शन माना जाता है। निशस्त्रीकरण
विश्व विकास समिति, अंतर्राष्ट्रीय हैं। एक तरीके से ये राम मनोहर लोहिया के लिए पॉजिटिव बात। आर्थिक विकास की रूपरेखा के बारे में उनका क्या चिंतन था? उनकी मान्यता थी कि गांधीवादी सत्याग्रह तथा आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण को अपनाए जाने की नीति के माध्यम से ही मार्क्सवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर लोहिया इस बात को स्वीकार करते थे कि आर्थिक विकास और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए गांधीवादी दर्शन से बढ़कर अन्य कोई तकनीक नहीं है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे वीडियोज लेक्चर में लोहिया खुद गांधीवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपके दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। अंबेडकर ठीक है गांधी से थोड़ा सा मतभेद रखते थे, लेकिन यहाँ पर जो लोहिया हैं ये उतना मतभेद नहीं रखते हैं। महात्मा गांधी की तरह लोहिया भी बड़ी बड़ी मशीनें लगाने के विरुद्ध थे। इस सत्य को जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए मर्यादा, अमर्यादा तथा सीमा असीमा का ध्यान रखना होगा। मार्क्सवाद भौतिक उत्पादन और संतुष्टि तो प्रदान करता है, किंतु आध्यात्मिक शांति नहीं। एक तरीके से इनके आलोचना केंद्र में मार्क्सवाद दिखाई पड़ रहा है। कई जगह उसकी कुछ कुछ चीज़ों को इन्होंने अस्वीकार किया है, नहीं माना है। आध्यात्मिक शांति नहीं, भौतिक संतुष्टि समाजवाद का एकमात्र लक्ष्य नहीं है, उनका ये कहना था। अगला जो पॉइंट है कि विशेषाधिकार वाले शोषक वर्गों का वर्गीकरण वे कुछ पॉइंट्स में करते हैं। वो इस प्रकार से है कि विशेषाधिकार वर्ग वाला संपत्ति, जाति और भाषा के आधार पर वर्गों का गठन, नौकरशाही अधिकारी, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, सर्वहारा वर्ग। इस 1, 2, 3, 4 भागों में उन्होंने किया है। समाज में व्याप्त विसंगतियों को समझने के पश्चात डॉक्टर अन्न नीति, आय नीति, मूल्य नीति, राष्ट्रीय श्रम नीति, भाषा नीति, तो कुछ नीतियां हैं जिन पर उन्होंने काम किया, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आप उसे ध्यान में रखिए। सप्त क्रांति नाम से उन्होंने एक आंदोलन टाइप का किया, अवधारणाएं दी हैं सप्त क्रांति, जिसमें कि 7। इसी तरीके से आप देखेंगे बिहार में नीतीश सरकार ने 7 निश्चय पर चर्चा करना शुरू किया है। उसी तरीके से सप्त क्रांति यहाँ पर लोहिया ने दिया था। आप जानते हैं कि समाजवाद को आधार बनाकर ढेर सारी पार्टीज सन 1975 से 80 के बीच में यहाँ पर निकली हैं भारत में, ठीक है। तो उसमें से कुछ पार्टीज हैं जो कि अभी भी सत्ता में हैं। तो उसमें से अभी मुझे याद आया कि 7 निश्चय, जैसे सप्त क्रांति वैसे ही 7 निश्चय भी है। डॉक्टर लोहिया ने 7 क्रांतियों की अवधारणा इस रूप में प्रस्तुत की है। नर नारी के लिए की समानता के लिए पहला पॉइंट, रंग भेद के कारण राजकीय, आर्थिक तथा वैचारिक असमानता के विरुद्ध दूसरा पॉइंट, संस्कारगत जन्म जाति प्रथा के विरुद्ध तथा पिछड़ों के वर्गों को विशेष अवसर प्रदान करने के लिए तीसरा पॉइंट, पर्दे की गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज्य के लिए चौथा पॉइंट, व्यक्तिगत पूंजी संबंधी विषमताओं के विरुद्ध तथा आर्थिक समानता के लिए पांचवा पॉइंट, निजी जीवन में अनधिकार आवश्यक हस्तक्षेप विरुद्ध लोकतांत्रिक पद्धति के लिए छठवां पॉइंट, अस्त्र शस्त्र के विरुद्ध तथा सत्याग्रह के लिए ये 7वां पॉइंट। ये सप्त क्रांति के अंतर्गत थी। तो हो सकता है कि विकल्पों में पूछ लिया जाए कि सप्त क्रांति में कौन सा पॉइंट नहीं है या फिर है, ठीक है। डॉक्टर लोहिया के शब्दों में समझना उतना ही जरूरी है कि हम संसार की उन्नति में अपना हिस्सा बटाएं, इसलिए हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ने में मदद मिले। विश्ववादी व्यक्तित्व, डॉक्टर लोहिया एक विश्ववादी व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति थे। वे अंतर्राष्ट्रीय एकता पर बल देते थे, राष्ट्र के भी पक्षधर थे, राष्ट्रवाद के भी पक्षधर थे। वे विश्व एकता के अधिवक्ता थे। उन्होंने अपनी एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है, शुद्ध रूप में अंतर्राष्ट्रवाद तब तक उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक कि उसके समर्थक इस तथ्य को अनुभव नहीं करते कि विदेश नीतियों का वर्तमान संघर्ष सभ्यताओं का संघर्ष है और जिसके ऊपर विजय के मस्तिष्क को एक करके प्राप्त की जा सकती है। अगर इतिहास बोध पर बात करें तो डॉक्टर लोहिया के इतिहास विषयक विचार अरस्तु के सिद्धांत से समानता रखते हैं। उन्होंने मार्क्स के आर्थिक विवेचन के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हेगेलवादी दृष्टिकोण को भी स्वीकार नहीं किया है। लोहिया ने इतिहास के संबंध में अपने विचारों का प्रसार अपनी कृति व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जो कि 1955 में प्रकाशित हुई थी, उसमें किया है।
तो एक तरीके से परीक्षा के दृष्टिकोण से आप दिमाग में रखिए कि किसकी पुस्तक है, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। इसी प्रकार उन्होंने कोणार्क, नालंदा, अजंता, एलोरा आदि में अंकित मूर्तियों और भित्ति चित्रों में एक दिव्य प्रतिभा के दर्शन किए हैं। तो एक तरीके से हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में 3 दर्शनों पर चर्चा किया, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकरवादी दर्शन और लोहियावादी दर्शन। तो इन दर्शनों से हम परिचित हुए, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो भी पॉइंट्स आउट किए गए उनको आप नोट्स बनाकर प्रभावित हैं या फिर उसको आधार बनाकर कई राजनीतिक पार्टियां बनी हैं। अब देखना होगा कि वो इनके विचारों पर कितनी खरी उतरती हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आई होगी। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।